हमारे देश में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों पर आधारित है, जहां आजाद भारत के बच्चों को अभी भी ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये इतिहास यूरोप के बच्चों के लिए भले ही मायने रखता हो, मगर आपको क्या लगता है कि ये भारत के बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए? इसी प्रकार हमारे इतिहास में कोलंबस समुद्री डाकू को जिस प्रकार महिमा मंडित कर प्रस्तुत किया जाता है वो भी चिंता से भरा है। आखिर वास्को डी गामा भी था तो एक समुद्री लुटेरा ही। आज स्कूलों में बच्चों को प्राचीन भारत की सही जानकारी नहीं दी जाती, फिर चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम। उन्हें केवल विदेशी आक्रांताओं की सूची दी जाती है। द्रविड़ों को मूल निवासी और आर्यों को बाहरी बताना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा था, जिसे आज हमारे धर्मनिरपेक्ष और विधर्मी भाई बहन आगे बढ़ाने में लगे हैं। आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी हो गई है कि सिर्फ पढ़ो और कोई अच्छी सी नौकरी करो। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ये अब सिर्फ डिग्रियां बांटने वाली एजेंसियां बन के रह गई हैं, जो शिक्षा के बदले मनमाने तरीके से पैसे छाप रही हैं। फिर भी भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आज वर्ल्ड के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शामिल नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत की विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तो आज हम इसी नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। हम आपको बता दें कि विश्व का ये प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी और ये 800 सालों तक अस्तित्व में रही। लेकिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 शताब्दी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया और 12वीं शताब्दी में अचानक ही ये अतीत के अंधेरों में खो सा गया। लेकिन आखिर दुनिया के इतने विख्यात विश्वविद्यालय को इस क्रूर तुर्की बख्तियार खिलजी ने क्यों जलाकर नष्ट कर दिया, इसका कारण जानकर शायद आप अपने गुस्से को रोक न पाएं, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ये अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, जो कि इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज को एक चाइनीज यात्री की डायरी मिली, जिसमें चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने इस विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया। हेनसांग के लेखों के आधार पर ही इन खंडरों की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 7वीं शताब्दी में भारत आए हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल विद्यार्थी रहे, अपितु बाद में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही यहाँ एडमिशन मिलता था और इस एडमिशन के लिए भी बकायदा परीक्षा ली जाती थी और विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से यहाँ नहीं लिया जाता था। यहाँ सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। राजा और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था और इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों की आय भी प्राप्त होती थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में हेनसांग के समय
इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के एक समय कुलपति रहे थे। उस समय यहाँ योग शास्त्र, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्ट, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन इत्यादि कई विषय पढ़ाए जाते थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध शासन होने के बावजूद बौद्धों ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की ये थी कि कोई भी फैसला यहाँ सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। इसमें धर्मगुज नाम की लाइब्रेरी भी थी। इन पुस्तकालयों में हस्तलिखित हजारों पुस्तकें और छपी हुई लाखों किताबें थी। कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार था। यहाँ की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। अब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ। यूँ तो नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और इसे एक बड़ी इमारत के साथ और भी सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था और इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। लेकिन तीसरे और सबसे विनाशकारी हमले के बाद विश्वविद्यालय फिर से उभर न सका, जिस वजह से भारत के एक उच्च कोटि के शिक्षा प्रणाली को और एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो था एक सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो बिहार का मुगल शासक था। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसे सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आ जाए, जिसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने उसका काफी इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ और वो मरणासन की स्थिति में पहुंच गया। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा तो लिया, लेकिन इलाज से पहले ये शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उन्हें बिना किसी दवा के उसको ठीक करना होगा और अगर वो इसमें नाकाम रहे तो वो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि आप कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने बिल्कुल वैसा ही किया और वो ठीक हो भी गया। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वो ये है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। अब क्योंकि ये लोग कुरान पढ़ते वक्त पन्नों को पलटने के लिए थूक का इस्तेमाल करते थे, तो वो दवा थूक के जरिए बख्तियार खिलजी के अंदर गई और वो ठीक होता गया। यहीं से हमें ये बात समझ में आती है कि उस समय चिकित्सा क्षेत्र में हम कितने जानकार थे और सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में हमारा ज्ञान बाकी दुनिया से काफी ज्यादा था। लेकिन बख्तियार खिलजी को इस बात की खुशी नहीं हुई, बल्कि उसको बहुत गुस्सा आया कि जो काम उसके हकीम इतने दिनों में नहीं कर पाए वो इस भारतीय वैद्य ने सिर्फ एक बार में ही कर दिया। वो सोच में पड़ गया कि हमारे हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, जिसके बाद उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। और इसी सोच के चलते बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले 1999 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। ऐसा कहा जाता है कि इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां जलकर राख हो गयी, लाखों महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए और आग लगने के बाद ये किताबें करीबन 3 माह तक लाइब्रेरी में धधक कर जलती रहीं। अब क्योंकि उस समय कागज अस्तित्व में नहीं था, तो ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते, ताम्रपट या लकड़ी के छाल पर लिखी हुई होती थी। इसीलिए इन्हें पूरी तरह जलने में
3 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। कहते हैं कि कई अध्यापक और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छिपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया और वहां से भागे तिब्बत की ओर चले गए। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नालंदा में पढ़ने आए हजारों विद्यार्थी, हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं का भीषण नरसंहार किया गया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 10,000 छात्र पढ़ रहे थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया और सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरसा दिया। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया गया। शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती को नहलाकर भी जब एहसान फरामोश खिलजी को चैन नहीं मिला, तो उसने इस भव्य शिक्षण संस्थान में आग लगा दी। बख्तियारपुर, जहां खिलजी को दफन किया गया था, वो जगह अब पीर बाबा का मजार बन गया है। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा के विध्वंसक के मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। दुर्भाग्य तो ये भी है कि इस लुटेरे के मजार का तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं। कहते हैं कि यहाँ आने पर अब चाहे तो 100 रुपए में सम्राट अशोक के वंशजों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की ईंटों को उखाड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास और भी पैसे हो तो आप खंडहर में इधर उधर बिखरे अन्य अवशेषों जैसे कोई प्रतिमा भी अपने घर तोहफे के रूप में ले जा सकते हैं। अगर ऐसा सच में होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को कितना संरक्षण मिल रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, आज उसकी एक एक ईंट बिक रही है। तो दोस्तों, ये था विश्व भर में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने सब कुछ लूटकर आज इसकी क्या स्थिति कर दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये विश्वविद्यालय अभी भी सही हालत में होता तो बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में आज क्या स्थान होता। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।